तो सर हमारी वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो हम ये एक्सेल पे बनाना सीख रहे थे। तो मैं कह रहा था कि आपकी एडजस्टिंग कैरिंग अमाउंट यही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी सर? आपकी कैरिंग अमाउंट आएगी 5,20,000। आप इसको 5,20,000 पे ले आए होगे पहले साल के एंड पे, और आपने 11,360 का ओसीआई में लॉस बुक कर लिया होगा। जी सर, कर लिया होगा। अब आपके पास जो अमोर्टाइजेशन है वो आपके पास गिवन नहीं है, 6,755। आप क्या करोगे? आपने क्या करना है, देखो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है बॉन्ड की, 5,20,000। बॉन्ड इंक्रीज कितने से होगी सर? इंक्रीज कितने से होगी सर? ये इंटरेस्ट जो है इससे बॉन्ड इंक्रीज होगी। इसी इंटरेस्ट की अगर मैं सिंगल एंट्री मतलब वो करता हूँ, दोनों की कंपाउंड एंट्री ना करूँ जो मैंने आपको सिखाई थी, तो इस इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी कि आप क्या एंट्री करोगे? कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, सॉरी, आप इसकी एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट डेबिट, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई आपकी, ठीक है। 53,245 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, आपने इंटरेस्ट इनकम बुक किया ना, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट, और आपके पास क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और सर ये जो पैसे आपको मिले हैं, इससे आपकी बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इससे आपकी बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी एंट्री क्या करते होते थे हम? कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड क्रेडिट। तो नेट इफेक्ट खुद ब खुद 6,755 का यहाँ आ जाएगा। तो जब आप इंटर प्रेस करोगे तो 5,13,245 जो है वो ही आपकी कैरिंग अमाउंट आनी चाहिए थी। देखें यही 5,13,245 ही आ रही है, ठीक है। तो अगले साल कैसे करोगे? अगले साल आपकी बॉन्ड 5,16,000 पे आ गई, आप ले आए उसको, ठीक है। बॉन्ड बढ़ी कितने से? इंटरेस्ट से बढ़ी, और कैश से कम हुई। मैं प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कैश के साथ पहले नेगेटिव फिगर है। तो कितना हो गया? 5,08,568। तो फिर आपकी बॉन्ड की वैल्यू इस वक्त कितनी आ रही है? 5,23,000। आपने उसको मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड किया होगा ना, ठीक है। पहले आपने ये कॉलम बना लेना लाजमी। और बॉन्ड की वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई? इंटरेस्ट से। और डिक्रीज कितने से हुई? कैश की फिगर से। थे ये आ गई फिगर आपके पास। और अब आपकी बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? 5,10,000। और इंक्रीज कितने से हुई? इतने से सर। और डिक्रीज कितने से हुई सर? इतने से। तो ये 5,00,000 तकरीबन 1,004 पे आ गया आपके पास। तो सर अब हमने निकालना है ओसीआई का चार्ज। देखो ओसीआई के अंदर पहले ही 11,360 का लॉस गया हुआ है, 360 का लॉस गया हुआ है। अब हमने एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट को और इन दोनों को कंपेयर करना है कि जो बॉन्ड हमारी किताबों में 5,13,245 की आ रही है वो मार्केट में कितने की है? 5,16,000 की। वो मार्केट में कितने की है? 5,16,000 की। तो हमें गेन हो गया ना। गेन कितना हुआ कि 5,16,000 पे है एक बॉन्ड, और हमारी किताबों में कितनी आ रही है? 5,13,000। तो दोनों का डिफरेंस लिया 2,00,000, सॉरी 2,00,000 कह रहा हूँ, 2,755। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, पहले से ही लॉस आ रहा है हमारे पास ओसीआई के अंदर, हमें एज ऑन बैलेंस निकालना है। पहले से लॉस आ रहा है हमारी ओसीआई के अंदर 11,360 का। अब ओसीआई के अंदर एक इनकम चली गई 2,755 की, तो उसने लॉस को कम कर दिया थोड़ा सा। तो ये कैसे निकलेगा कि ये रहा लॉस, और इसके अंदर थोड़ी सी इनकम ऐड कर दो, तो कितना लॉस बचा हुआ है? अब सिर्फ ओसीआई के अंदर 8,605 का लॉस रह गया है, ठीक है। अब ओसीआई का चार्ज, फिर से चार्ज कैसे निकलेगा? एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके। और एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी कि आपने पिछली कैरिंग अमाउंट उठानी है, ठीक है, और उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करना है, कैश वाली फिगर माइनस कर देनी है। ये देख लेना कि माइनस का साइन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो आंखें खोल के करना। फिर आपने कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है और देखना गेन है या लॉस है, गेन है या लॉस है। तो हम यहाँ थे कि हमारी एक बॉन्ड है जिसकी फेयर वैल्यू इस वक्त 5,23,000 है और उसकी कैरिंग अमाउंट है 5,08,000। तो सर 5,23,000 है और उसकी कैरिंग अमाउंट जो है वो 5,08,000 है, तो फिर हमें गेन आ गया कितना? 14,432 का। अभी भी ओसीआई के अंदर 8,605 रुपये का लॉस पड़ा हुआ था पिछले साल। अब 14,432 रुपये का गेन आया, तो उस लॉस को खा गया, और पीछे कितना गेन बच गया? तो हमने इनकम और लॉस को आपस में नेट कर दिया। तो हमने कहा अब ओसीआई के अंदर 5,827 रुपये का गेन एज ऑन बैलेंस पड़ा होना चाहिए। तो ये फॉर द ईयर है ओसीआई का चार्ज, और ये क्या है? एज ऑन। तो इंट्रीज आपने इसकी करनी है। पहले आपने एंट्री की लॉस इन ओसीआई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, दूसरी एंट्री की आपने गेन इन ओसीआई क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट डेबिट, इसकी भी एंट्री की गेन इन ओसीआई क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट डेबिट। देख लो, ये गेन की एंट्री बुक की हुई आपने, और यहाँ पे भी आपने लॉस की एंट्री बुक की हुई है, और जो थोड़ा सा गेन आया था उसकी भी एंट्री बुक की हुई है, ये देख लो। तो सर अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सेल पे हो तो आप कंट्रोल डी भी प्रेस करोगे तो वो खुद ब खुद करता जाएगा फंक्शन, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको नीचे कंटिन्यू करता जाएगा। तो लेकिन मैं आपके लिए फिर भी कर देता हूँ।
तो सर हमने क्या किया कि 5,10,000 की हमारी फेयर वैल्यू है बॉन्ड की, और हमने रखा हुआ है उसको किताबों में 5,14,823 पे। तो इसका मतलब हमें लॉस बुक करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए। लॉस कैसे बुक करेंगे कि एक चीज़ एक चीज़ 5,10,000 की है और हमने उसको किताबों में कितने का रखा हुआ है सर? 5,14,823। तो 4,823 का लॉस बुक करना चाहिए। पहले से ही गेन नज़र आ रहा है हमारे ओसीआई के अंदर, 5,827 का गेन पड़ा हुआ है। तो सर अब हम क्या करेंगे कि पहले ये गेन थोड़ा सा खाएगा, वो इन दोनों को आपस में नेट कर देंगे। अब जी ओसीआई का बैलेंस 1,003 रुपये पड़ा। लास्ट में सर जी 5 लाख उसकी मार्केट वैल्यू है, और हमारी किताबों में कितने का आ रहा है सर? वो हमारी किताबों में आ रहा है 5,01,004 रुपये का। तो हमने कहा हम 5 लाख रुपये इसकी वैल्यू है और हमारी किताबों में आ रहा है 5,01,004 रुपये का। तो इसका मतलब 1,004 रुपये का लॉस आएगा हमारे पास। पहले से 1,003 रुपये की इनकम पड़ी है और 1,004 रुपये का जो लॉस है, इन दोनों को आप नेट करोगे तो अब ओसीआई भी ज़ीरो होगी आपकी। ठीक है। तो सर अब आपने क्या करना है, सिंपल ये एक टेबल बना लेना है, इसको समझ लेना कैसे बनना है। अब आपने इंट्रीज कैसे करनी है, इस कॉलम को पकड़ना और इंट्रीज करना कैसे। कैश डेबिट, इन दोनों कॉलम की तो एक एंट्री हो जाएगी ना आपके पास, इन दोनों कॉलम्स की एक ही एंट्री हो जाएगी। देखो कितना आसान होने लगा काम। एंट्री करना कैश डेबिट 60,000 से, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से, 53,680 से, और बॉन्ड को क्रेडिट कर देना सर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, और डिफरेंस निकाल लेना सर। डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले साल हमारा डिफरेंस कितना था वैसे, 6140, ये आपके लिए मैं निकाल देता हूँ, 6140। ठीक है सर, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। तो क्लोजिंग और एडजस्टिंग कैरिंग अमाउंट का कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। ओसीआई का चार्ज, ओसीआई के अंदर जो लॉस जाएगा हमारा, तो सर ये भी फॉर द ईयर है, ठीक है। ये भी दोनों फॉर द ईयर ट्रांजैक्शन है, तो फॉर द ईयर जाती हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में, एज ऑन अमाउंट्स आपकी बैलेंस शीट्स में जाती हैं। तो अब लॉस बुक कर देना कि भाई लॉस हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट 11,360 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, और लॉस ओसीआई के अंदर क्रेडिट 11,360 से। तो सर इसी तरीके से यहाँ गेन हुआ तो गेन बुक कर देना और रिस्पेक्टिव इनकम बुक करते जाना, ठीक है। और यहाँ पे गेन हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस बुक कर लेना। तो सर इस तरीके से आपने इस सारे सवाल को लेके चलना है, तो इससे आपका सवाल बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सर अब इसमें आपसे वो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट पूछ ले या बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट पूछ ले, तो कैसे निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर वो आपसे पूछ ले प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका क्या जाएगा, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम जाएगी। और इंटरेस्ट इनकम कहाँ आ रही है सर? ये आ रही है इंटरेस्ट इनकम, किसी भी साल की पूछ ले तो आपने देख के बता देंगे उस साल की इंटरेस्ट इनकम क्या है। और सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका क्या जाएगा? कुछ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर? फेयर वैल्यू गेन तो जाना चाहिए ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर? नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा गधो, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अभी पढ़ रहे हैं कि ओसीआई के अंदर जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? ओसीआई के अंदर। तो ओसीआई का चार्ज जो है ये जाएगा कहाँ? ओसीआई के अंदर, वो यहाँ से निकल आएगा। और अगर वो पूछ ले कि बॉन्ड की इस वक्त कैरिंग अमाउंट कितनी है, वो आपसे पूछ ले बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट कितनी है, तो सर ये आ रही है आपकी बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट्स, ये आ रही है आपकी बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट। कि पहले साल के एंड पे वो 5,20,000 पे नज़र आएगी, दूसरे साल के एंड पे 5,16, 5,23, 5,10, और फिर वो 5 लाख पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले ओसीआई का एज ऑन बैलेंस पहले साल के एंड पे, तो ये है। दूसरे साल पे एज ऑन बैलेंस फॉर ओसीआई, एज ऑन बैलेंस फॉर ओसीआई, एज ऑन बैलेंस फॉर ओसीआई, एज ऑन बैलेंस फॉर ओसीआई। तो चार चीज़ें पूछ सकता है वो। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट इनकम कितनी जाएगी, ओसीआई का चार्ज कितना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स पूछ सकता है, कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉन्ड, कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉन्ड पूछ सकता है, या फिर ओसीआई का बैलेंस एज ऑन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी वीडियो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह अब हमारा इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़ ख़त्म होता है यहाँ पे। तो इससे मुश्किल सवाल आपके पेपर में नहीं आ सकता, ना आपकी किट्स में होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पूरा ऐसा सवाल आपको करने के लिए आए। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि
हो सकता है आपको किसी दूसरे तीसरे साल पे खड़ा कर दे, लेकिन मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया ताकि आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट इन डेट को देख लो। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि इससे बहुत ईजी, बहुत शॉर्टर है और अब हमारा बहुत कम टाइम लगेगा। तो अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।